Dear students, the question says, in 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute, there is, यानी बेसिकली हमें यहां पर कॉन्सेप्ट जो यूज करना है वो मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और आप जानते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, दैट इज मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बट अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो मुझे कोई भी ऑप्शन में सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब मुझे फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला मैं यहां पर अगर दोबारा से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसलिए क्योंकि मुझे ऑप्शन में सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पर मास सॉल्वेंट का ग्राम में कैलकुलेट करना चाहूंगा। लेकिन इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि किलोग्राम में फॉर्मूला कह रहा है हमें वैल्यू पुट करना, और अगर आप ग्राम में यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको 1000 से डिवाइड करके आप उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, और नीचे जो 1000 से आपने डिवाइड किया वो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम दोबारा लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। ऑलराइट, अब वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। चलिए, मोलैलिटी क्या गिवन है 1, तो मैंने मोलैलिटी की जगह रख दिया 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने रख दिया क्या बच्चों 0.5, और मल्टीप्लाइड बाय 1000 जैसा कि आप देख सकते हैं। और नीचे जो हमें मिलेगा वो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं। यानी मैं सॉल्वेंट का मास ग्राम में जो है उसे x अज्यूम कर लिया यहां पर। और यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेजते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 into 1000, एंड सर्टेनली दैट गिव्स अस 500। यानी हमें मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में मिल गया 500 ग्राम। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 500 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। विच वन is not correct mathematical equation for Dalton's law of partial pressure। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे which one is correct नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है which one is not correct। ओके, तो सबसे पहले हमें पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस multiplied by total pressure। ऑल राइट, तो चलिए एक बार हम लोग ऑप्शंस पे नजर डालें। तो ये ऑप्शन जो है, जो कि आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, PI जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है ith गैस की। तो वो किसके बराबर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith गैस इन द मिक्सचर। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस इन द मिक्सचर को हम लोग यहां पर सिंबॉलिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और P जो है वो क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर यहां पर P दिया गया है क्वेश्चन में, जो कि यहां पर मुझे नजर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला तो एज इट इज मुझे ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, जो कि करेक्ट फॉर्मूला है। यानी partial pressure of ith gas is equal to mole fraction of the ith gas in the gaseous mixture multiplied by total pressure। That is a correct one। ये correct formula है, बट मुझे तो incorrect की तलाश है ना। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब आप जानते हैं कि टोटल प्रेशर कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो टोटल प्रेशर जो होता है वो निकाला जाता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। यानी जितने भी गैसियस कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में, अगर मैं उन सभी के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल प्रेशर मिल जाएगा, विच इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 4। यानी फोर्थ भी करेक्ट है, तलाश किसकी है, इनकरेक्ट की। तो टिल नाउ सेकंड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट। ऑलराइट, और क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर टोटल प्रेशर जो है अगर वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर है, तो यहां पर सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। आप किसी गैस के प्रेशर को PV इज इक्वल टू nRT से जब डिफाइन करते हैं तो क्या
P1 की जगह मैं लिख सकता हूं N1 RT by V। ऑलराइट, N1 RT by V। P2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P2 की जगह मैं लिख सकता हूं N2 RT by V, और P3 की जगह मैं लिख सकता हूं क्या? N3 RT by V। और ये मुझे कहां दिखाई दे रहा है? ये मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, यानी ये भी करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। इसका मतलब ऑब्वियसली विच वन इज इनकरेक्ट? ऑप्शन नंबर 3। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है। PI जो है ये बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस। ये किसके बराबर दिया गया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith गैस इन द गैसियस मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय, ये टर्म क्या है? ये है प्रेशर ऑफ द ith गैस इन द प्योर स्टेट, जो कि बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है यहां पर, जो हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये इनकरेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड। नाउ in this question it is written which of the following PV curve represents maximum work done। यानी इन कर्व्स को देख करके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है उसको हमें देख करके बताना है कि मैक्सिमम वर्क डन हमें किस केस में मिलेगा। ऑलराइट, नाउ एज वी नो कि द एरिया अंडर द PV कर्व टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, यानी हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व किस ऑप्शन में दिया जा रहा है। क्या वो ऑप्शन नंबर 2 है? नहीं। क्या वो ऑप्शन नंबर 4 है? ऑफ कोर्स नॉट। ऑप्शन नंबर 3? ना। तो फिर फाइनली मैं देख सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 में एरिया अंडर द कर्व जो है वो मैक्सिमम है, और एरिया अंडर द कर्व अगर मैक्सिमम है तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। द क्वेश्चन सेज a 10-liter flask contains 64 gram of oxygen at 27 degree Celsius. Assume O2 gas is behaving ideally. That means कि इस क्वेश्चन में हमें PV is equal to nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने की लिबर्टी दी जा रही है। Now, the pressure inside the flask in bar is, हमें R की वैल्यू यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का। सबसे पहले PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन मैं अप्लाई करने वाला हूं, और हमें डेटा क्या गिवन है वो भी एक जगह हम लोग कलेक्ट करके लिख लेते हैं। हमें वॉल्यूम गिवन है फ्लास्क की, और वो कितनी है? 10 लीटर। ऑलराइट, नाउ मास क्या गिवन है ऑक्सीजन का? तो मास जो ऑक्सीजन गैस का गिवन है क्वेश्चन में वो है 64 ग्राम। एंड एज वी नो कि O2 के लिए मोलर मास हम कितना लेते हैं, तो मोलर मास अगर आपसे पूछा जाए कि O2 के लिए क्या होगा तो आप कहेंगे 32 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल, और टेम्परेचर हमें केल्विन में पुट करना है। क्यों केल्विन में पुट करना है? क्योंकि अगर आप R की यूनिट देखते हैं तो वो लीटर बार पर केल्विन पर मोल है, यानी टेम्परेचर हमें केल्विन में पुट करना ही होगा। गिवन टेम्परेचर जो है वो है डिग्री सेल्सियस में, हमें चाहिए केल्विन में, तो क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू दिया है उसमें हमें 273 ऐड करना चाहिए ताकि वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स ये टेम्परेचर जो हमें मिला वो मिला 300 केल्विन। ऑलराइट, चलिए सारे वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं पुट कर सकता हूं PV इज इक्वल टू nRT में। प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, वॉल्यूम क्या है बच्चों? वॉल्यूम है 10 लीटर, तो वॉल्यूम की जगह मैंने रख दिया 10। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। जैसा कि आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास अपॉन मोलर मास। तो ये बेसिक फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल का आपने पढ़ा है वो यहां काम आने वाला है। मास है 64, मोलर मास 32 हम पुट करने जा रहे हैं, तो मोलर मास की जगह हम लोगों ने रख दिया 32। R की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी? 0.0831, वो मैंने पुट कर दिया। और टेम्परेचर जो हम लोगों ने केल्विन में निकाला है वो कितना है बच्चों? 300, तो मैंने फर्दर 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब यहां से अगर मैं जो 10 मल्टीप्लाई किया था प्रेशर के साथ, वो अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दैट मीन्स P इज इक्वल टू आ जाएगा, कैंसिलेशन करने से ये आया 2, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 0.08
0.831 मल्टीप्लाइड बाई 300, ऑलराइट, अपॉन 10। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेशर जो है वो कितना आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा 4.9 बार, 4.9 बार, which is of course option number 3. The question says, what mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the given equation? Equation क्या given है? Calcium carbonate solid plus 2 HCl aqueous gives calcium chloride CaCl2 aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. Now we have to calculate our answer up to second place of decimal point. यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हमें आगे बढ़ते हुए कैलकुलेशन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जो HCl है उसके मोल्स निकाल लेने चाहिए। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या? अगर मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर के साथ, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है किसका? सॉल्यूट का। यानी HCl का अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मोलैरिटी सॉल्यूशन की गिवन है, HCl की वॉल्यूम गिवन है, लेकिन वॉल्यूम लीटर में पुट करना होगा, और मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल जाएंगे HCl के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मैं निकालने जा रहा हूं। मोलैरिटी क्या है बच्चों? मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.5, तो मैंने मोलैरिटी की जगह क्या रख दिया? 0.5, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में हमें पुट करना है मार्केट, बट वॉल्यूम जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो तो ml में दिया जा रहा है। तो 50 जो ml में दिया गया था उसको मैं अगर 1000 से डिवाइड कर दूं तो ऑफ कोर्स वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करके जो यहां से रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है? वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो आया 0.025 मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने आ गए? 0.025 मोल। अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और HCl का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो जो रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का हमें लिखना है वो किसके बराबर होगा? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर यानी 1:2 के बराबर होगा। और यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमें मिला वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हमारे पास आ चुका है बच्चों, तो उसको 2 से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया? HCl के मोल थे 0.025, उसको 2 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हमें मिल गए 0.0125 मोल। ये मुझे नंबर ऑफ मोल मिल गया किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए, अब मोल मिल गया तो मास बता दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे निकालेंगे? मास कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं मास निकालने का जो तरीका होता है वो है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। सो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आ चुका है हमारे पास 0.0125, और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, तो मोलर मास 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा कितना? 1.25 ग्राम। इंपॉर्टेंट ये है कि ये मास जो हम लोगों ने निकाला है वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का निकाला है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो है केवल प्योर पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है, इंप्योरिटी जो है वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती है, केवल जो प्योर पार्ट है रिएक्टेंट का वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो हम लोगों ने जो यहां पर निकाला है वो क्या है? मास किसका? ये है मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास हम लोगों ने फाइंड आउट किया। चलिए, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जरा समझिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब
जो हमसे पूछा जा रहा है वो इम्प्योर सैंपल का मास पूछा जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो तो केवल 95% प्योर है ना, इसका मतलब वो तो एक इम्प्योर सैंपल है, और इम्प्योर सैंपल का मास हमें निकालना है तो क्या करेंगे? परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो कि कहता है परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर कंपाउंड, मास ऑफ प्योर कंपाउंड, मैं P लिख रहा हूं प्योर को डिनोट करने के लिए, अपॉन टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, ठीक है, इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए, इससे हम परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए जो हमारी रिक्वायरमेंट है यानी मास ऑफ इम्प्योर सैंपल वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बस वैल्यू पुट करने की देर है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या गिवन है? परसेंटेज प्योरिटी गिवन है 95%, तो मैंने परसेंटेज प्योरिटी की जगह रखा 95। ऑलराइट, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल चुका है कितना? 1.25, तो मैंने रख दिया 1.25। टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल हमें फाइंड आउट करना है, उसे मैं x मान लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां से अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? फाइनल रिजल्ट मैं यहां ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1.25 अपॉन 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑलराइट, अब यहां पर ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 100 डिवाइडेड बाई 95 जो है, मुझे कैलकुलेट भी पूरा नहीं करना है, 100 डिवाइडेड बाई 95 जो है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका मतलब आंसर जो आने वाला है वो 1.25 को मल्टीप्लाई करके 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के साथ हम 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि रिजल्ट जो आएगा वो 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब एक ही ऑप्शन है बच्चों, अगर हम ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 1.25 से थोड़ा सा ज्यादा है, और वो कौन सा ऑप्शन है? वो है ऑप्शन नंबर 1। दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक से, और इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और हमें यह जज करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है। ओके, सो व्हाट डज द स्टेटमेंट 1 से? सो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, in the coagulation of a negative soul, that is negative charge soul, the flocculating power of the three given ions Al3 plus greater than Ba2 plus greater than Na plus. And statement 2 के according, in the coagulation of a positive soul, that is positive charge soul, the flocculating power of the three given salts, that is the electrolytes, is in the order NaCl greater than Na2SO4 greater than Na3PO4. तो अब हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सही है, कौन सही नहीं है, दोनों ही सही है या दोनों गलत है। So dear students, correct answer is second option, in which statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Let us have a look at this solution now. हाँ जी, तो according to Hardy School's rule, according to Hardy School's rule, for a negative soul, greater the valency of the positively charged coagulating ion, greater the flocculation power. Greater its flocculating power or flocculation power. So, जो स्टेटमेंट 1 में दिया था वो एब्सोल्युटली करेक्ट था, क्योंकि Al3 प्लस और Ba2 प्लस और Na प्लस में flocculating power greater the charge, that is greater the valency. So, Al3 plus will be greater as compared to Ba2 plus as compared to Na plus. So, statement 1 is absolutely correct. अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था? स्टेटमेंट 2 कह रहा था that for a positive soul, 3 salts, that is 3 electrolytes were given to us, which were NaCl and Na2SO4 and Na3PO4. अब पॉजिटिव सोल के लिए
जो हमें फ्लॉक्यूलेटिंग आयन या कोएगुलेटिंग आयन देखना होगा वो नेगेटिवली चार्ज आयन देखना होगा, राइट? तो इसके लिए इस इलेक्ट्रोलाइट का Cl माइनस विल बी द कोएगुलेटिंग आयन, इस सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए सल्फेट, और इसके लिए आ जाएगा PO4 3 माइनस। Now clearly as we can see that इन तीनों आयंस में सबसे ज्यादा वैलेंसी इसकी है, नेगेटिव चार्ज इस पे सबसे ज्यादा है, तो इसकी फ्लॉक्यूलेटिंग पावर सबसे बेहतर होने वाली है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। सो ऑर्डर आएगा PO4 3 माइनस बेटर देन SO4 2 माइनस बेटर देन Cl माइनस, एंड दिस इज द फ्लॉक्यूलेटिंग पावर ऑर्डर। बट एज यू कैन सी इन स्टेटमेंट नंबर 2 ऑपोजिट वाज गिवन। NaCl की पावर बेटर बता रखी थी Na2SO4 से और Na3PO4 से, which is wrong. Hence, statement 2 is incorrect. But statement 1 was correct. So next question belong करता है solid state topic से। बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, आइए जल्दी से एक बार go through करते हैं। So given below are two statements. One is assertion, other is reason. Right? और हम assertion reason को पढ़ेंगे, उनकी करेक्टनेस जज करेंगे और इस बिहाफ पे इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन चूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। थर्ड, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। एंड फोर्थ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो क्या है ये असर्शन और रीजन, एक बार गो थ्रू करते हैं। हाँ जी, तो असर्शन है दैट इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ few of its cations are missing from the unit cells. So one important point to note is that electrical neutrality will always be maintained, which is a very very salient feature of a point defect. Electrical neutrality हमेशा maintain रहेगी। अगर कैटायंस मिसिंग पाए जा रहे हैं तो चार्ज अपने आप ही किसी ना किसी प्रकार से बैलेंस्ड वे में रहेगा ही रहेगा। इज इट क्लियर? नाउ रीजन क्या होता है? रीजन क्या बोल रहा है? दैट इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये तो बात सही है कि फ्रैंकल डिफेक्ट भी एक पॉइंट डिफेक्ट है और इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ ये भी इसका एक सेलिएंट फीचर है कि छोटा आयन जो कि जनरली कैटायन होता है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेटेड होते हुए कहीं इंटरस्टिशियल साइट पे ही पाया जाता है। बट यस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस केस में भी मेंटेन रहती है। तो इंडिविजुअली assertion, is it correct or not? Yes, it is definitely correct because due to point defects, electrical neutrality will not get disturbed. Second statement, Frankel defect is salient feature, absolutely correct. So assertion is also correct, reason is also correct. But obviously, reason is not explaining the assertion. Electrical neutrality किस प्रकार से maintain रहती है, इसके बारे में कोई explanation हमें reason के द्वारा नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है कि भाई एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बतलाया है, फ्रैंकल डिफेक्ट की सेलिएंट फीचर डिस्कस कर दिया, उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्कस कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो करेक्ट आंसर वुड बी द फर्स्ट वन। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग करता है केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक से, जहां पर केसी बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें मिला है। सो फॉर द रिएक्शन 3O2 gas giving 2O3 gas, concentration of O2 at equilibrium is given, Kc value is given, and we need to find the concentration of O3 at equilibrium. And dear students, correct answer is option number 4. So let us go for the solution now. Concentration of O2 हमें दिया हुआ है 0.04 molar. So concentration of O2 at equilibrium is given to us as 0.04 molar, जिसको हम लिख सकते हैं 4 into 10 power minus 2 molar. Moreover, Kc एक्सप्रेशन अगर हम देखें इसमें तो Kc एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा भाई? So for this reaction, concentration of O3 at equilibrium square divided by concentration of O2 at equilibrium cube.
So concentration of O3 at equilibrium square divided by concentration of O2 at equilibrium Q. Now, Kc value is given to us. Concentration of O2 at equilibrium is given to us. So using this equation, I can find out concentration of O3 at equilibrium. So let us substitute the data now. Kc की value हमें दे रखी है 3.0 10 power minus 59. So it is given to us as 3 into 10 power minus 59 equal to concentration O3 square, जो हमें concentration O3 find out भी करना है, divided by concentration O2 at equilibrium square 4 into 10 power minus 2 cube. 4 into 10 power minus 2 cube. ध्यान से देखिए, 4 cube is 64, 10 power minus 2 cube is 10 power minus 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 into 10 power minus 59 से मल्टीप्लाई होएगा, तो concentration of O3 square can now be written as 4 cube 64 into 3, that is 192, let me write it down as 192.0, multiplied by 10 power minus 59 and 10 power minus 6, that is 10 power minus 65. अब for calculation solving purpose मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करना है आगे चल के, तो इसलिए मैं 192.0 को 19.20 करना चाह रहा हूँ. तो जब डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होएगा तो पावर 10 की पावर में इंक्रीमेंट आएगा, -65 से ये -64 जाएगा. सो नाउ concentration of O3 square can be written as 19.20 into 10 power minus 64. Now taking square root both sides. So this implies concentration of O3 will be equal to 19.20 square root, that is 19.20 power 1 by 2 into 10 power minus 64 into 1 by 2, that is 10 power minus 32. अब 19.2 का square root is closer to 16 का square root, that is closer to value 4. So I can say that concentration of O3 is almost equal to 4 into 10 power minus 32. Obviously, nearest option matching is option number 4. So it will be your correct answer. Dear students, this question belongs to atomic structure topic. Let us have a look at this question now. If radius of second Bohr orbit of He plus ion is given as 105.8 picometers, then what will be the radius of third Bohr orbit of another single electron species Li2 plus ion? So the options were given as these, जिसमें वेरियस ऑप्शन थे, कोई पिकोमीटर में दिया है, कोई एंगस्ट्रॉम में भी दिया हुआ है, तो हमें यूनिट का ध्यान रखते हुए करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना था, एंड करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं. लेट अस गो फॉर द सोल्यूशन नाउ. तो भाई He प्लस के लिए क्या सिचुएशन दे रखी है? He प्लस के लिए मान लेते हैं कि इसका जो Z है उसको Z1 मान लेते हैं, तो एटॉमिक नंबर हीलियम का हम जानते हैं 2 होगा, He प्लस का 2 होगा. और कौन सी ऑर्बिट दे रखी है? सेकेंड बोहर ऑर्बिट दे रखी है, तो इसका n वैल्यू जो है लेट इट बी n1 एंड इट इज गिवन टू अस एज सेकेंड बोहर ऑर्बिट, राइट? ओके देन. एंड एज फार एज Li2 प्लस आयन इज कंसर्न, भाई जहां तक Li2 प्लस आयन की बात आती है तो उसके लिए जो उसका Z वैल्यू होगा लेट इट बी Z2. So lithium Z value is 3 and third Bohr orbit का ही हमें रेडियस निकालना है, तो उसके लिए जो n वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा. Now from Bohr's various formulae, Bohr's theory various formulae, numerical calculations formulae, we are aware that radius is proportional to n square by z, is it not? तो यदि He प्लस के लिए रेडियस वैल्यू लेट इट बी इक्वल टू R1 इज गिवन एज 105.8 पिकोमीटर्स, एंड इफ Li2 प्लस के लिए रेडियस R2 मान लिया जाए, तो वी कैन से दैट R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन Z1 इंटू डिनोमिनेटर R2 के लिए भी ऐसे लिखेंगे n2 स्क्वायर अपॉन Z2.
जिसको एडजस्ट करके मैंने ऐसे लिख दिया, और आई कैन से इट कैन बी रिटन एज n1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z2 अपॉन z1, राइट। तो यहां पर मुझे r1 नोन है, n1 नोन है, n2 नोन है, z2 नोन है, z1 नोन है, तो r2 निकल के आ जाएगा। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। r1 की प्लेस पे लेट मी राइट 105.8 पिकोमीटर्स। ध्यान रहे ये डेटा मैंने पिकोमीटर में रखा है, तो अगर इसको पिकोमीटर में रखा है तो फाइनल आंसर भी पिकोमीटर के टर्म्स में ही आएगा। R2 वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू n1 अपॉन n2 स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज 4/9, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। मोरओवर z2 अपॉन z1, दैट इज 3 अपॉन 2, 3/2 दैट इज राइट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2/3। So now 105.8 divided by R2 is equal to 2/3. So R2 can be written as 105.8 times 3/2. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे so it comes out to be equal to 158.7 picometers. R1 पिकोमीटर के टर्म्स में था तो R2 भी पिकोमीटर के टर्म्स में ही आने वाला है, मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट आंसर। So students, yet another question from solid state, and this time it's a very calculation intensive problem. Density पे based ये question है और calculation में इसमें काफी अच्छी खासी आ गई है। Let us have a look at this question. Copper crystallizes in FCC unit cell, okay, with a unit cell edge length of 3.608 10 power minus 8 centimeter. That is small a value is given to us. The density is given to us as 8.92 grams per centimeter cube, and based on this data we need to find out the atomic mass of copper. So correct answer dear students is the fourth option, 63.1 U. Let us have a look at the solution now. हाँ जी, तो हमें क्या क्या डेटा अवेलेबल है एक बार लिख देते हैं। सबसे पहली चीज FCC यूनिट सेल का मतलब ये हुआ कि Z वैल्यू आ जाएगी 4। Also, A value is given to us. A value is given to us as 3.608 10 power minus 8 centimeter. Density भी दी गई है. Density is given to us as 8.92 grams per centimeter cube. Okay then. क्या फाइंड आउट करना है भाई? फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है तो हमें कैपिटल M फाइंड आउट करना है। हमें एवोगैड्रो नंबर की भी आवश्यकता होगी, तो एक बार एवोगैड्रो नंबर भी मेंशन कर लेते हैं। इट विल बी 6.023 10 power 23. So as we are aware, the formula of density is given as density is equal to Z into capital M divided by Na into A cube. या मैं बोलूं कि कैपिटल M अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब डिवाइडेड बाय Z। तो हमें D नोन है, Na नोन है, A और उसका क्यूब नोन है, Z वैल्यू नोन है, तो मोलर मास आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर डेंसिटी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में रख रहे हैं तो A को हमें सेंटीमीटर के टर्म्स में रखना चाहिए, ये बात जरूर ध्यान में रहे। सो नाउ कैपिटल M या मोलर मास जो हमें आइडेंटिफाई करना है विल बी इक्वल टू, सबसे पहली चीज 8.92 डेंसिटी हमने प्लेस किया, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 power 23, moreover A and its cube, A value is 3.608 10 power minus 8 centimeter, so 3.608 10 power minus 8 का हो जाएगा क्यूब, राइट, एंड Z वैल्यू FCC यूनिट सेल है तो हो जाएगा 4। काफी कैलकुलेशन से भरा हुआ ये सवाल है। जब आप इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, तो फाइनली जो मोलर मास आपको निकल के आएगा इस केस में वो निकल के आएगा 63.1 grams, एंड सिंस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मोलर मास एंड एटॉमिक मास आर सेम, so atomic mass will come out to be equal to 63.1 U, matching with option number 4, which will be the correct answer.
स्टूडेंट्स, नीट 2022 के केमिस्ट्री पेपर में जो जो सवाल आया था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल था कि एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन एंड सिल्वर वैल्यूज दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर, कैन नॉट अकर। यह ध्यान में रखना कि कैन नॉट अकर बोल रहा है। तो हम लोग इसे एसआरपी के बेसिस पे हम लोग आंसर देंगे। सबसे पहले जो एसआरपी दे रखा है उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग एसआरपी को अरेंज कर लेते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है। तो सबसे छोटा वैल्यू है -0.76 और ये -0.76 जिंक का है। तो हम लोग लिखेंगे कि ई नॉट ऑफ Zn2+ से Zn जो एसआरपी है वो सबसे छोटा है। उसके बाद जो सबसे छोटा है वो -0.44। तो -0.44 किसका होगा? तीसरे का, मतलब कि आयरन का। तो ई नॉट ऑफ Fe+2 से Fe लेस देन। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है -0.34 और -0.34 जो है वो वैल्यू आ रहा है किसका? कॉपर का। तो हम लोग कहेंगे कि इट इज ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर। और जो सबसे बड़ा वैल्यू जो दे रखा है वो है 0.8 और 0.8 वैल्यू किसका है इसमें? Ag का, सिल्वर का। तो हम लोग बोलेंगे इट इज ए नॉट ऑफ Ag+/Ag। तो ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। इधर से इधर हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी हम लोग कहां पाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर से नीचे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल आयन को रिड्यूस कर सकता है। तो उसी आधार पर हम लोग आंसर देंगे। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिंक जो है वो Fe2+ को रिड्यूस करेगा, Fe जो है वो कॉपर 2+ को रिड्यूस करेगा, कॉपर जो है वो Ag+ को रिड्यूस कर सकता है, एटसेट्रा। अब आते हैं रिएक्शन में। दिख रहा है कि आयरन मेटल कॉपर +2 को रिड्यूस कर पाएगा क्या? स्पॉन्टेनियस होगा। तो आयरन और कॉपर, देखो आयरन और कॉपर में आयरन पहले है, माने ऊपर है, और कॉपर नीचे है। तो आयरन का मेटल जो है वो कॉपर 2+ को जरूर रिड्यूस कर सकता है। इसलिए ये रिएक्शन तो फिजिबल होगा पहला। दूसरा, जिंक Fe2+ को रिड्यूस कर सकता है क्या? तो जिंक ऊपर है और Fe2+ नीचे है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो जिसका कम वो ऊपर और जिसका ज्यादा वो नीचे। तो जिंक भी Fe2+ को रिड्यूस कर सकता है। बिल्कुल ये रिएक्शन फिजिबल होगा। विल नॉट अकर बोल रहा है। तीसरे में सिल्वर कॉपर 2+ को रिड्यूस कर सकता है। तो सिल्वर आगे है और कॉपर 2+ पीछे, माने सिल्वर नीचे है और कॉपर 2+ ऊपर। नीचे वाला मेटल कभी भी ऊपर वाले मेटल आयन को रिड्यूस नहीं कर सकता है। इसलिए सिल्वर कॉपर 2+ को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। देयरफॉर थर्ड इज द आंसर। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है? तो जिंक होगा ऊपर क्योंकि कम है और कॉपर होगा नीचे क्योंकि एसआरपी ज्यादा है। तो जिंक डेफिनेटली कॉपर 2+ को रिड्यूस कर सकता है। द रिएक्शन विच विल नॉट अकर इज सिल्वर कैन नॉट रिड्यूस कॉपर 2+। देयरफॉर द आंसर इज थर्ड। द pH of the solution containing 50 ml of each of 0.1 molar sodium acetate and 0.1 molar acetic acid. Given pKa value for acetic acid is 4.57. तो देखो एक मिक्सचर बनाया जा रहा है जिसमें सोडियम असीटेट और असेटिक एसिड लिया जाएगा। तो असेटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, CH3COOH जो है वो वीक एसिड है, और सोडियम असीटेट CH3COONA सोडियम असीटेट उसी वीक एसिड का सॉल्ट है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एसिडिक बफर बनता है। सो देयरफॉर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एसिडिक बफर, जिसमें हम लोग हेंडरसन इक्वेशन लगाकर हम लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब असेटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना गिवन है? असेटिक एसिड का कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, और सोडियम असीटेट का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? दैट इज 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। जब मोलैरिटी कंसंट्रेशन दोनों का दे रखा है तो इसमें वॉल्यूम ऑफ जो 50 ml है उसका कोई यूज नहीं होता बेटा। इसलिए हेंडरसन इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। pH will be equal to pKa plus log of salt का कंसंट्रेशन अपॉन वीक एसिड का कंसंट्रेशन। यही हेंडरसन इक्वेशन है बेसिक एसिडिक बफर का। देयरफॉर pH will be equal to pKa वैल्यू, pKa कितना हो गया? 4.57
प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन विच इज 0.1 डिवाइडेड बाई एसिड का कंसंट्रेशन विच इज 0.01। तो देखो 0.1 अपॉन 0.01 करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा, और log 10 क्या होगा, log 10 will be 1। So 1 plus 4.57 which is 5.57 will be the pH, and that is the answer. So 5.57, therefore the answer is fourth. Is this clear? The given graph is a representation of kinetics of a reaction. The x and the y and the x axis for zero and first order reaction respectively are. तो इसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R इज इक्वल टू K इंटू A का पावर 0, दैट इज रेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में R इज इक्वल टू K इंटू A का पावर 1। यहां पर कंसंट्रेशन A पर निर्भर करता है रेट कांस्टेंट तो हमेशा ही कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये पूछ रहा है कि y एक्सिस क्या होना चाहिए और x एक्सिस क्या होना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हम लोग एक एक करके देखते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए कह रहा है कि y एक्सिस कंसंट्रेशन और x एक्सिस टाइम। समझना, अगर x टाइम है तो जैसे से टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन को घटना चाहिए, कंसंट्रेशन तो घटेगा, भले रेट कांस्टेंट रहता है लेकिन रिएक्शन में कंसंट्रेशन तो घटेगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 1 रूल्ड आउट। उसके बाद देखो दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि y जो है वो रेट है। अगर y रेट है और x कंसंट्रेशन है तो भले हम अलग अलग कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, और कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a का पावर क्या था 0, रेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब अगर y रेट हुआ और x कंसंट्रेशन हुआ तो जीरो ऑर्डर में बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, क्योंकि रेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो हमें दूसरा, पहला वाला तो जीरो ऑर्डर के लिए सही है, दूसरा भी हमें चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर में y इज इक्वल टू हाफ लाइफ, y एक्सिस अगर हाफ लाइफ है और x जो है वो कंसंट्रेशन है, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, तो हाफ लाइफ भी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। देयरफॉर द आंसर इज 2, दोनों मैच कर गया। थर्ड में देखो y रेट है और x कंसंट्रेशन है, चलेगा, रेट तो हमेशा कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। और फर्स्ट ऑर्डर में कह रहा है y रेट है और x हाफ लाइफ है। अगर x हाफ लाइफ हुआ तो हाफ लाइफ इज 0.693 बाई K। अगर हाफ लाइफ बढ़ेगा मतलब K घटेगा, और अगर K घटेगा तो रेट भी घटना चाहिए, इसलिए ये रेट और हाफ लाइफ नहीं हो सकते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये ऑप्शन बाई ऑप्शन ही चलना है, y कंसंट्रेशन और x टाइम। तो टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन तो हमेशा घटता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन कभी रहेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो मैच कर रहा है। और बेसिकली मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं, तो ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में y जो है वो है आपका रेट, y इज रेट एंड x इज कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेटली दिस इज ट्रू बिकॉज रेट विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि y जो है वो है हाफ लाइफ और x जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही है, बिकॉज हाफ लाइफ इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दोनों ऑप्शन कुल मिला के मैच किया। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं बैक जाकर कि जीरो ऑर्डर में y रेट है और x कंसंट्रेशन ट्रू है, और फर्स्ट ऑर्डर में y जो है वो हाफ लाइफ है और x कंसंट्रेशन है। देयरफॉर द आंसर इज सेकंड। Given below are the half cell reaction MnO4 minus plus 8H plus 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 plus 4H2O एक हाफ सेल रिएक्शन दिया है, और इसमें E0 Mn2 plus / MnO4 minus दिया है। यहीं पे थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो दे रखा है बेटा ये बेसिकली है SOP, इट इज SOP, क्योंकि Mn2 plus से MnO4 minus है। तो आपको यहीं पर चेंज करना है कि इसे हम लोग SRP में चेंज कर लेंगे, ध्यान रखना। ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन का गिवन है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है इनटू वाटर और ऑक्सीजन से वाटर, ये बिल्कुल एसआरपी वैल्यू गिवन है, ये एसआरपी वैल्यू गिवन है। विल द परमैंगनेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड? विल द परमैंगनेट आयन विल लिबरेट O2
फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। O2 लिबरेट होगा कि नहीं, O2 का लिबरेट होना ही हमें चेक करना है। और चेक कैसे करते हैं? अगर E0 सेल अगर पॉजिटिव आ गया तो वो होगा, अगर E0 सेल अगर नेगेटिव आ गया तो नहीं होगा। तो इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम कि इसमें MnO4 तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और O2 का क्या होना चाहिए? रिडक्शन, O2 का लिबरेशन। तो वाटर से O2 लिबरेट होना चाहिए। तो वाटर से O2 कब लिबरेट होगा? जब हम इस रिएक्शन को एनोड का रिएक्शन मान लें। तो हम लोग ये मानेंगे क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होगा तब जाकर ही ये लिबरेट करेगा ऑक्सीजन। तो H2O से मिलेगा हाफ O2 प्लस ऑफ 2H प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तब जाकर हम लोग बोलेंगे कि वाटर से O2 लिबरेट हो रहा है। और कौन लिबरेट करा रहा है? MnO4 लिबरेट करा रहा है। मतलब हम लोग इसे हम लोग मान लेंगे कैथोड। तो कैथोड पे क्या होना चाहिए, या कैथोडिक रिएक्शन क्या होना चाहिए? MnO4 माइनस प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Mn2 प्लस ऑफ 4H2O। तो और इन दोनों रिएक्शन को हम लोग जोड़कर हम लोग सेल रिएक्शन तैयार कर लेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाए। ऊपर वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, सेल रिएक्शन तैयार हो जाएगा। सेल रिएक्शन नहीं पूछा है, पूछा है कि ऑक्सीजन लिबरेट होगा कि नहीं। तो एनोड और कैथोड मिलकर जो सेल बनाएगा, अगर उसका E0 सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो ही हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन लिबरेट होगा। तो बेसिकली E0 सेल अगर हम लोग निकालें तो E0 सेल विल बी इक्वल टू E0 SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ध्यान रहे कि ये SRP है, SRP वैल्यू। सवाल में ये जो दे रखा है वो दे रखा है SOP। तो इस रिएक्शन का SRP क्या होगा? देयरफॉर SRP वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस 1.510 वोल्ट, प्लस 1.510 वोल्ट। और ये खुद में ही SRP गिवन है। तो ये हो जाएगा SRP ऑफ एनोड, एनोड वाला रिएक्शन SRP ऑफ एनोड, और ये हो जाएगा SRP ऑफ कैथोड। देयरफॉर SRP ऑफ कैथोड इज 1.510 and SRP of anode will be minus of 1.223 volt. And definitely 1.510 minus 1.223, we will get a positive quantity, that is 0.287 volt positive. Therefore, we will say that yes, the oxygen gas will get liberated from water by the MnO4 minus in the presence of H plus, क्योंकि E0 वैल्यू जो आया है वो आया है पॉजिटिव आया है। तो इस तरीके से हम लोग E0 सेल निकाल लिए, E0 सेल पॉजिटिव आया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, बिकॉज ऑफ E0 सेल इज प्लस ऑफ 0.287 वोल्ट, देयरफॉर द आंसर विल बी 4th। इज दिस क्लियर? सो आंसर इज 4th। तो ये पूरा सोल्यूशन एक बार और आप देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया और E0 सेल निकाला। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A गिविंग प्रोडक्ट, initial concentration of A is 0.1 molar, which becomes 0.001 molar after 5 minutes. Find the rate constant for the reaction. Direct formula application सवाल है बेटा। इसमें हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि the concentration initial is 0.1 molar and the concentration after time t becomes 0.001 molar. तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। मिनट -1 में ही पूछा है और टाइम भी मिनट में ही दिया हुआ है, इसलिए कोई भी यूनिट का चक्कर भी नहीं है इस सवाल में। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे K मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ A0 अपॉन A। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज कर रहे हैं। देयरफॉर K मल्टीप्लाइड बाई 5 मिनट्स विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग में आ जाएगा A0 का वैल्यू इज 0.1 डिवाइडेड बाई 0.001। 0.1 डिवाइडेड बाई 0.001 ये हो जाएगा 100 लॉग 100, और लॉग 100 कितना होता है? 2। देयरफॉर इंप्लाइज K will be equal to 2.303 multiplied by 2 divided by 5, और जब ये सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 0.9212।
0.9212. Therefore, the answer is first. Answer इसमें first answer. Very simple question. Find the EMF of the cell in which the following reaction takes place. और रिएक्शन दे रखा है, आयंस के कंसंट्रेशन भी दे रखा है, सीधे सीधे नॉन्स्ट इक्वेशन का सवाल है. ई नॉट सेल भी वैल्यू इज गिवन. ई नॉट सेल 2.303 RT/F को क्या लेना है 0.059, ये भी गिवन है एट 298 केल्विन. तो जब एक सेल दिया हुआ है तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, एनोड पहचानते हैं, कैथोड पहचानते हैं, फिर एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को हम लोग ऐड करते हैं. तो वही काम हम लोग यहां पर भी करेंगे. हम लोग दिख रहा है कि Ag प्लस से Ag ये रिडक्शन प्रोसेस है, तो ये कैथोड है, और Na से Na2 प्लस एनोड होगा. तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि एनोड पर क्या चलेगा, एनोड पर Na से बनेगा Na2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हम लोग कह सकते हैं कि Ag प्लस जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा सिल्वर. जब हम दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ो जाके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ही जोड़ूंगा, तो हम आ जाएगा रिएक्शन सेल रिएक्शन. तो Na प्लस 2Ag प्लस इज गिविंग Na2 प्लस 2 सिल्वर. यही रिएक्शन गिवन है. तो मैंने एनोड और कैथोड में अलग अलग क्यों किया, अलग अलग करने से ही पता चलेगा कि आखिर कितना इलेक्ट्रॉन कट रहा है. कितना इलेक्ट्रॉन कटा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए. इसलिए इस सेल का n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2. ये ध्यान रखना, n का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि नॉन्स्ट इक्वेशन में स्मॉल n का वैल्यू भी तो चाहिए. देयरफॉर अब नॉन्स्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं. नॉन्स्ट इक्वेशन में हम लोग कहेंगे कि ई सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 लेना है वैल्यू, डिवाइडेड बाई n वैल्यू, और लॉग में आ जाएगा Na2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन स्क्वायर. बाकी दो तो सॉलिड है, तो वैल्यू बिठा दो. ई नॉट सेल है 10.5 गिवन सवाल में, 10.5 माइनस 0.0591 ही लेना है, और n का वैल्यू 2, और लॉग में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे Na2 प्लस का कंसंट्रेशन. Na2 प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो 0.001 डिवाइडेड बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन स्क्वायर. Ag प्लस का स्क्वायर करेंगे तो 0.001 का होल स्क्वायर. ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/0.001 बचेगा. तो 1/0.001 इज 1000. log 1000 विल बी 3. देयरफॉर यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि ई सेल जो होगा वो आएगा 10.5 माइनस 0.059 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. Therefore, this value will come 10.4115 वोल्ट. सवाल के अनुसार जो ई सेल आ रहा है वो 10.4115 वोल्ट है, और यही हम लोग को ईएमएफ निकालना है. लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यह वैल्यू कोई ऑप्शन में नहीं मिला, ऑप्शन में है नहीं. और अगर ऑप्शन में नहीं है तो यह सवाल एक तरह से अधूरा या गलत सवाल है. इसमें एनटीए जो डिसाइड करेगा. बस हम इतना कह सकते हैं कि इस सवाल में आंसर ऑप्शंस में मैच नहीं किया. Therefore, we cannot give a final answer for this question. क्वेश्चन है अपने पास, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट. तो ये पॉलीमर वाला चैप्टर अपने पास 12th क्लास का चैप्टर है, उसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो पहला ऑप्शन आपको गिवन है, फाइबर प्रोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. फाइबर के पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो आप बोलोगे एग्जांपल पॉलीएमाइड और पॉलिएस्टर, नायलॉन 6 हो सकता है, टेरिलिन हो सकता है, ग्लिप्टल हो सकता है, नायलॉन 6 हो सकता है. यस, तो फाइबर के पास क्या होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है. इट मींस ये करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, thermoplastic polymers are capable of repeatedly softening and hardening on heating and cooling respectively. Yes,
थर्मोप्लास्टिक को यदि आपने हीट किया है तो वो सॉफ्ट हो सकता है, यदि आपने कूल किया है तो वो हार्ड हो सकता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। नो, थर्मोसेटिंग जो होते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, इनको वापस रीयूज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर चेल हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो इलास्टोमर्स होते हैं वो जैसे इलास्टिसिटी होता है, जैसे रबर हो गया, नियोप्रीन हो गया, नेचुरल रबर, बुना एंड बुनाएस, उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आपको मैच करवाना है। फर्स्ट में गिवन है ड्रग क्लास और सेकंड में गिवन है ड्रग मॉलिक्यूल। आपको ड्रग्स गिवन है, उन दोनों को आपस में मैचिंग करवानी है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन गिवन है एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड के साथ कौन सा मैचिंग होगा, एंटासिड जो एसिडिटी को रिड्यूस करता है। ध्यान रखना, एंटासिड ड्रग कौन सी होती है, सिमेटिडिन। कौन सी ड्रग होती है, सिमेटिडिन। और सेकंड आपको एंटी हिस्टामिन, तो एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सी होती है, सेल्डेन। कौन सी ड्रग होती है, सेल्डेन। एंड थर्ड है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक दो होती है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है। और आपके पास गिवन है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो पेन को रिड्यूस करती है, इट मींस कौन सा होगा, मॉर्फिन। नाउ एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल ड्रग कौन सी होती है, सल्वेसन। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। विच कंपाउंड अमोंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो एरोमेटिक के लिए आपको पता है क्या क्या कंडीशन होती है, उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए और हकल रूल का फॉलो होना चाहिए। हकल रूल जो होता है वो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू आप यहां से 0 से लगाकर इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। इफ n इक्वल टू आपने 0 लिया है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। यदि n की वैल्यू आपने 1 ली है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंटिन्यूस ऐसा हो सकते हैं अपने पास। ओके, काउंट करते हैं अपन। तो फर्स्ट वाले में आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। इट मींस आप बोल सकते हो फर्स्ट वाला क्या होगा, एरोमेटिक। सेकंड वन में आपने काउंट किया 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक रेजोनेंस है। इट मींस आप बोल सकते हो कि सेकंड वाला भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन के पास चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, और ये भी साइक्लिक रेजोनेंस है, तो ये भी एरोमेटिक होगा। एंड थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे यहां साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, और रिंग में कोई भी एटम sp3 आ गया तो इट विल बी रिप्रेजेंट बाय द नॉन एरोमेटिक। किससे रिप्रेजेंट करोगे, नॉन एरोमेटिक से। तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या करेक्ट IUPAC नेम होगा। तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है इसमें सबसे पहले आपको यह फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। रिमेनिंग ऑल आर द प्रीफिक्स, जितने भी है सभी क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स है। ये मिथाइल ग्रुप प्रीफिक्स है, ब्रोमीन प्रीफिक्स है, Cl भी क्या है, प्रीफिक्स है। ओके, तो IUPAC रूल के अकॉर्डिंग 2 होते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है पेरेंट कार्बन चेन, सेकंड आपको नंबरिंग करनी है। ओके, तो आपने सेलेक्ट किया, तो आपने सेलेक्ट कर लिया जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। सेकंड आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में आपको ध्यान रखना है मिनिमम नंबर देना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। यदि आपने नंबरिंग यहां से की होती 1 2 3, यहां से नंबरिंग करने पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है। यदि नंबरिंग यहां से की होती 1 2 3 4, यदि इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिल रहा है। तो विच वन इज द मिनिमम, तो आप बोलोगे दिस वन इज द मिनिमम। ये करेक्ट होगा 3 नंबर, ये गलत होगा। तो क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा इसका, नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो नंबरिंग आपके सामने इस टाइप से की होगी कि OH को जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसको मिनिमम नंबर देना है। तो नंबरिंग हमने Br की तरफ से की है। तो ये Br क्या है, प्रीफिक्स है। क्लोरीन क्या है, यहाँ प्रीफिक्स, और मिथाइल क्या है, यहाँ प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स को जब भी आप लिखोगे अल्फाबेटिकल लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे। तो नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल। रूट वर्ड कितने, 6 कार्बन है तो हेक्स आ गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपने बोल दिया हेक्सेन। और OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स होगा ऑल। तो नाम होगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल।
इट मीन्स आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटीज, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कायरलिटी के लिए। ऑप्शंस आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हम सब जानते हैं न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, लीविंग ग्रुप से जस्ट अपोजिट साइड पे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ खाली पड़ा हुआ होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो बैक साइड अटैक होगा, तो इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन अपने को देखने को मिलता है SN2 रिएक्शंस के अंदर। बेसिक सी बात है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, जबकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अपन को आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो यहाँ पर ये जो बात लिख दी कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, जबकि जो बेसिक थ्योरी है इनेंशियोमर्स की वो क्या है कि सर इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जो कायरलिटी की डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ कंपाउंड, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरलिटी, ठीक है। और इस फिनोमिना को कायरलिटी बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को अपन कैसे या ऑब्जेक्ट्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, कायरल के रूप में। तो अपना ये जो स्टेटमेंट था इनेंशियोमर्स के लेके कि इनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, यही गलत था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट साइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 वाज द आंसर। थर्ड और फोर्थ पर भी एक बार अपन नजर डाल लेते हैं। अ रेसिमिक शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इनेंशियोमर्स को अगर अपन इक्विमोलर अमाउंट में डालकर एक सॉल्यूशन को बनाएं, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वहां पर एक इनेंशियोमर दूसरे इनेंशियोमर को क्या करेगा, एक्सटर्नली कंपनसेट करेगा, और जो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये भी एक बहुत बेसिक सी नॉलेज थी रेसिमिक मिक्सचर की कि ऑप्टिकल रोटेशन, नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर क्या आता है, जीरो आता है। फिर SN1 पे जो फोर्थ ऑप्शन था वो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेकर बताया गया कि SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनेंशियोमर्स। अब देखो पर्टिकुलरली अपन जानते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन कार्बोकेटाइन बनाते हैं, और कार्बोकेटाइन चूंकि प्लेनर होता है तो आधा लोब p ऑर्बिटल का ऊपर खाली है और आधा लोब p ऑर्बिटल का नीचे खाली है। तो जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे अप्रोच करता है तो वो इक्वली अप्रोच करता है फ्रॉम अपसाइड एंड डाउन साइड। तो अगर कायरलिटी बनती है मॉलिक्यूल के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर अपन क्या बोलते हैं कि अपसाइड और डाउन साइड अटैक दोनों क्या होंगे, बराबर प्रोबेबिलिटी से कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो अपने को SN1 मिक्सचर, SN1 रिएक्शन के अंदर 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनेंशियोमर्स विल फॉर्म। तो ये भी एक तरीके से करेक्ट है। तो जो आंसर है अपने लिए वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 2, इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। The Geldas method for estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which one of the following compounds। यहाँ पे पूछा गया है कि जेल्डाल मेथड से अपन जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं, तो इन दिए गए कंपाउंड्स में से नाइट्रोजन का अपन जो एस्टिमेशन करने वाले हैं वो किस कंपाउंड के अंदर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर एक बिल्कुल मेंशन्ड बात उसने अलग से लिखी हुई है जेल्डाल मेथड के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस लेके पढ़ते हैं अपन, कि नाइट्रोजन एटम का एस्टिमेशन अपन उन कंपाउंड में नहीं कर सकते जहां पे नाइट्रोजन एटम या तो नाइट्रो ग्रुप में प्रेजेंट हो, या फिर एजो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर साइक्लिक कंपाउंड है जैसे पायरॉल है, पिरिडीन है, ठीक है, एरोमेटिक वाला पोर्शन। तो इन कंपाउंड्स के अंदर अपन नाइट्रोजन एटम का जो एस्टिमेशन है वो नहीं कर पाएंगे। तो उसने पूछा है किस में कर पाएंगे, तो आंसर अपने लिए पिरिडीन है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम है, इस पे नहीं कर पाएंगे अपन। फिर अगर अपन बात करें एजोबेंजीन है, तो एजो ग्रुप है, तो इसमें भी नहीं कर पाएंगे अपन। फिर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोबेंजीन में, तो इस पे भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने लिए जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, एनिलीन। कि अगर अपने को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन पे अगर अपन बात करें तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम बाय जेल्डाल मेथड कैन बी यूज्ड फॉर कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन एटम एक्सेप्ट इन नाइट्रो फॉर्म और इन एजो फॉर्म और इन कंपाउंड्स विद साइक्लिक स्ट्रक्चर हैविंग नाइट्रोजन एटम एज अ हेट्रो एटम। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर वो क्या होता है, अमोनियम ग्रुप के अंदर चेंज नहीं हो पाता है। इसके पीछे ये लॉजिक है। तो जो आंसर है वो अपने लिए कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, सॉल्यूशन पे अपन बात कर लेते हैं। जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हैविंग नाइट्रो एजो
and nitrogen atom present in ring, as nitrogen of these compound does not change to अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशन। अमोनियम ग्रुप के अंदर अमोनियम सल्फेट के रूप में वो चेंज ही नहीं हो पाएगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज, एंजाइम पर बातें पूछी गई है, ठीक है। पहला ऑप्शन है लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, तो ये बात अपने लिए क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, एंजाइम्स आर नॉट पॉलीसैकेराइड्स। एंजाइम क्या होते हैं, मेजरली लिखा गया है कि एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स के अपन क्या मानते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म मानते हैं। आउट ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स जब रिपीटेडली जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अपने लिए एक प्रोटीन चेन बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स कितने तरीके के होते हैं वो सब हमने पढ़े हुए हैं। मतलब एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था एंजाइम्स को लेकर वो क्या था कि एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, एंजाइम्स आर नॉट पॉलीसैकेराइड्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आंसर साइट हो गया अपने लिए सेकंड वाला। फिर अपन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, एंजाइम्स देखो कैटलिस्ट की तरह काम करता है बायोकेमिकल प्रोसेस में, तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, घटा देगा। बायोकेमिकल प्रोसेस को क्या करेगा, प्रोसीड आउट करने के लिए काम में आएगा। जैसा अपन ने इसको यूज किया हुआ है वैसे एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। तो एंजाइम्स की क्या है, बिल्कुल एक कैटलिस्ट की तरह प्रॉपर्टीज रहने वाली है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है एक पर्टिकुलर रिएक्शन और सबस्ट्रेट के लिए काम करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, तो बायोकैटलिस्ट है, तो ये वाले ऑप्शंस अपने लिए 1, 3 और 4 सही हैं। तो अपन ने जो गलत ऑप्शन, जो बिल्कुल एब्सर्ड सा ऑप्शन था वो साइड करके उसने पहले ही दिया हुआ था कि एंजाइम्स क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, जबकि एंजाइम्स क्या होते हैं अपने लिए, बताइए, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सो द आंसर इज सेकंड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2 अच्छे से रीड करना है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है, पहले केवल स्टेटमेंट 1 को गौर से सुनना, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनोल, मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनोल मतलब ऑर्थो, मेटा या पैरा, तीनों में से कोई भी कंसिडर अपन कर सकते हैं, इज हाइयर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो इस बात से वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है नाइट्रो ग्रुप, वो नाइट्रोफिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से बढ़ा देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपन बिल्कुल मानेंगे कि अगर अपने पास कोई भी अपन ने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया इररिस्पेक्टिव टू द पोजीशन, ठीक है। मैं यहां पर NO2 बीच में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इररिस्पेक्टिव टू द पोजीशन है कि ऑर्थो पे लगा दूं, चाहे मेटा पे लगा दूं, चाहे पैरा पे लगा दूं, वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, फिनोल की बढ़ा देगा। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा से अपन जानते हैं -M और -I कंसिडर करते हैं, जबकि नाइट्रो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर होगा तो -I कंसिडर करेंगे। बट तीनों ही केस के अंदर नाइट्रो ग्रुप विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बनने वाले नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है सही है, ठीक है, दिमाग में आई बात। स्टेटमेंट नंबर 2, orthonitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol will have same acidic strength as they have one nitro group attached to phenolic ring। अब देखो, अभी मैंने बात बोली, मैंने कहा ऑर्थो और पैरा से तो अपन -M और -I कंसिडर करेंगे, जबकि मेटा से केवल -I करेंगे। तो क्या सभी नाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगी? नहीं। मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या है, गलत है। क्योंकि हम सब एक इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर पढ़ते हैं कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो वाले की, और फिर सबसे कम मेटा वाले की, ठीक है। तो सबकी इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती है नाइट्रोफिनोल्स के केस के अंदर, ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। अब अपन ने ये साइड कर लिया कि स्टेटमेंट 1 सही था, स्टेटमेंट 2 अपने लिए रॉन्ग है। अब अपन देखेंगे इसके अंदर तो अपने को ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। तो आंसर अपने लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोलिक ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो मैंने समझाया था वो यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया कि मेटा पोजीशन पे जब होगा तो सबसे लीस्ट विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा होगा -I वाला, जबकि ऑर्थो पे -M और -I, बट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग थोड़ी सी पैरा वाले से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, नाइट्रोफिनोल एज कंपेयर टू फिनोल। The question says that the pollution due to the oxides of sulfur gets enhanced due to the presence of, तो किसकी प्रेजेंस के कारण ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का जो रोल है एज अ पॉल्यूटेंट बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछी गई बातें। तो ये कैसे कैसे बढ़ जाता है, जैसे पर्टिकुलरेट मैटर है, इसके कारण SO2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO3 के अंदर, एंड SO3 इज ऑल्सो अ हजार्डियस पॉल्यूटेंट, तो उसके रोल को एनहांस कर देगा। ओजोन है, ओजोन के कारण फिर वापस ऑक्सीडेशन हो जाएगा SO2 का SO3 के अंदर। फिर हाइड्रोकार्बन से सल्फर डाइऑक्साइड कोई एनहांस अपने रोल को नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो रोल SO2 का है वही रहेगा। फिर डी वाला है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में SO2 विल कन्वर्ट इनटू H2SO4 विच इज अ एसिड, तो फिर वापस एनहांस हो जाएगा उसका रोल एज अ पॉल्यूटेंट। तो आंसर अपने लिए क्या हो जाएगा, A, B और D, और A, B और D अपने लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब रिएक्शंस जो मैंने आपको बताई वो मैं बता रहा हूँ कि द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इन पॉल्यूटेड एयर कैटेलाइजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 O2 के साथ क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होकर SO3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एंड इट कॉजेज अ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन टिश्यूज, प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। तो एक रोल ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या होगा, एनहांस हो जाएगा। फिर द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड बाय ओजोन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। SO2 O3 के साथ, ओजोन के साथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO3 और O2 के अंदर, और SO2 H2O2 के साथ किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, H2SO4 में। तो ये इनके रोल को क्या कर देंगे, एनहांस कर देंगे एज पॉल्यूटेंट। द क्वेश्चन सेज दैट given below are two statements, statement 1 and 2. We have to clearly observe statement 1 and 2. The statement 1 says that in Lucas test, primary, secondary and tertiary alcohol are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus ZnCl2, जिसको Lucas reagent भी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ROH, HCl, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में RCl के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये जो रिएक्टिविटी है SN1 और SN2 से अपन ने बताई थी। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि कार्बोकेटाइन तुरंत बन जाएगा, एंड SN1 इज फास्टर देन SN2 रिएक्शन। तो टर्बिडिटी इमीडिएट दिखती है ऑन एडिंग ल्यूकास रिएजेंट टू द अल्कोहल, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल में अपन डिफाइन करते हैं कि 3 से 5 मिनट लगते हैं, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो द रिएक्शन गोज वाया SN2 मैकेनिज्म विच इज अ स्लोअर प्रोसेस, ठीक है। और रिएक्शन को या तो 30 मिनट तक लग सकते हैं या फिर हीट करने पे ये रिएक्शन होगी। तो ल्यूकास टेस्ट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल ऑन देयर रिलेटिव रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट सही बोला है उसने कि इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। चलो दिमाग में रखी बात। स्टेटमेंट 2 पर अब अपन ध्यान लगाते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव and immediately produce turbidity at room temperature on reaction with Lucas reagent. स्टेटमेंट 2 सुन लिया अपन ने, उसने क्या गलती कर दी, उसने प्राइमरी अल्कोहल्स को सबसे ज्यादा रिएक्टिव मान लिया, जबकि हम जानते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो अब अपन ने ये ध्यान में रख लिया कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। अब उसने पूछा इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। चलो तो अब अपने पास ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है, उसको देखते हुए ऑप्शन देखना है। तो अपने लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 कि स्टेटमेंट 1 सही है और 2 इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा होनी थी। देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ल्यूकास टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम टेकन फॉर टर्बिडिटी टू अपीयर।
RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, टर्बिडिटी के लिए क्या बोल दिया 30 मिनट या केवल और केवल किस पे करने पे, हीट करने पे, ठीक है। बीच में अपन ने लिख दिया ल्यूकास रिएजेंट डाला है। 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो टर्बिडिटी 3 से 5 मिनट, और 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो हम जानते हैं तुरंत प्रोटोनेट होकर ये बाहर निकल जाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रिलेटिवली बहुत जल्दी से बन जाएगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री अल्कोहल्स, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी गेट आवर आंसर एज ऑप्शन नंबर 2. The question says that compound X on reaction with ozone followed by hydrolysis in presence of zinc gives formaldehyde and 2-methyl propanol as product. The compound X is. आसान तरीका क्या था कि फॉर्मल्डिहाइड को और 2-मिथाइल प्रोपेनल को एक साथ लिखो और ऑक्सीजन एटम हटाकर कंपाउंड अज्यूम कर लो। कैसे? जैसे CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, फिर CH, फिर CH, एक मिथाइल ग्रुप, और इधर अपने पास CH3। यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन एटम को हटाकर अपने लिए क्या हो, रेट्रोसिंथेसिस बोला जाता है इसको, ठीक है। जहां पर अपन प्रोडक्ट से क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के कंपाउंड के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH मिथाइल, और यहां पर CH3, ठीक है। लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन पाई बॉन्ड को लेते हुए 4 कार्बन एटम की आ रही है, नंबरिंग पाई बॉन्ड से होगी, तो जो अपने पास कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3-मिथाइल ब्यूट 1-ene, ठीक है। तो जो इसके पीछे का सोर्स है कि ओजोनोलिसिस करता है क्या है कि कंपाउंड के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अपन को बताते हैं कि दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम लगा दो। एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो आंसर अपने लिए कौन सा आ गया बेटा, 3-मिथाइल ब्यूट 1-ene वाला ऑप्शन के अंदर, द ऑप्शन नंबर 4। इज दैट क्लियर? तो ये रेट्रोसिंथेसिस से बहुत आसानी से अपन कर सकते थे, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट करके दे दिया, ठीक है। एक बार रेट्रोसिंथेसिस बता दी और एक बार फिर सिंथेसिस बता दी कि अगर दूसरा अपन मेथड लगाते तो फिर अपने को हर एक कंपाउंड पर क्या करना था, पाई बॉन्ड ब्रेक करना था और दोनों तरफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम लगानी थी। गेटिंग माय पॉइंट? द क्वेश्चन सेज दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2-pentanone in presence of dilute NOH followed by heating। अब एल्डोल कंडेंसेशन पे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसीटोन की रिएक्शन करानी है किसके साथ, 2-pentanone के साथ, ठीक है। एसीटोन और 2-pentanone ले लिया और डाइल्यूट NOH डाल दिया फॉलोड बाय हीटिंग, तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, 4 प्रोडक्ट यहां पर बन सकते हैं। अब इसका सबसे आसान तरीका था रेट्रोसिंथेसिस लगाकर, कि प्रोडक्ट दे दिए तो अपन रिएक्टेंट्स को क्या कर सकते थे, अज्यूम कर सकते थे कि जो पाई बॉन्ड आता है बेटा अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में, हमेशा अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में पाई बॉन्ड आता है, उसको क्या बताया था कि ब्रेक करना है। अल्फा की तरफ अपने को क्या रखना है, हाइड्रोजन एटम, और यहां पर ऑक्सीजन एटम, और जैसे अपन 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर ब्रेक करेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि यहां पर ये जो कंपाउंड अपने को फर्स्ट वाले से मिलने वाले हैं वो 2 इक्विवेलेंट किसके मिलने वाले हैं, 3-pentanone के, और 3-pentanone तो सबस्ट्रेट में है ही नहीं। समझ में आई बात? तो ऑप्शन अपने लिए कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ही हो गया कि फर्स्ट वाला कंपाउंड अपन नहीं बना सकते हैं एसीटोन और 2-pentanone को लेके। फिर देखना अब ये कैसे बना सकते हैं सर, मैंने कहा बेटा अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड आता है हमेशा। अल्फा बीटा कैसे डिफाइन करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन एटम बीटा, ब्रेक करेंगे यहां से, यहां पर अपने पास जहां पर कार्बोनिल ग्रुप है इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन रखा, तो देखो यहां से CH3 COCH3 एसीटोन मिल रहा है और यहां से 2-pentanone मिल रहा है। तो एसीटोन और 2-pentanone का ये अपने लिए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। फिर यहां पर ध्यान दें, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो इधर से भी अपने पास एसीटोन आ गया और 1 2 3 4 5 2-pentanone आ गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात बेटा? तो ये भी अपने लिए क्रॉस प्रोडक्ट हो गया किसका, एसीटोन का और 2-pentanone का। फिर फोर्थ वाले में देखें, ये वाला यहां पर ब्रेक कर दें, यहां पर हाइड्रोजन एटम और इधर ऑक्सीजन एटम लगा दें, तो इधर से एसीटोन आ गया और इधर से भी एसीटोन आ गया, तो एसीटोन का ये अपने लिए एल्डोल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल, नॉट एल्डोल। एल्डोल तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके कंडेंस जब अपन करते हैं तो डिहाइड्रेट होके हमेशा पाई बॉन्ड कहां पर बनता है, अल्फा और बीटा के बीच में।
तो आंसर अपन इस तरीके से, ये वाला सबसे इजी मेथड था कि अपन यहां पर लगा देते, ठीक है। रेट्रोसिंथेसिस इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट दिया हुआ हो और हमें रिएक्टेंट पूछना हो, तो आंसर हमारे लिए कौन सा आ गया? फर्स्ट, ठीक है। यहां पर ये मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जब हम रेट्रोसिंथेसिस लगाएंगे तो जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे, तो अपने पास जो कंपाउंड है वो अज्यूम क्या होगा कि अपने पास 3 पेंटेनोन था, और 3 पेंटेनोन का ये अपने पास क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2022 में जो पेपर अभी हुआ है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो दिख रहा है, इसमें क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टेड विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर मिडिल में एक प्रोडक्ट बन रहा है Y, देन Y की रिएक्शन हम वाटर से कर रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट Y को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। ये रिएक्शन सेम वैसी है जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन की होती है। ड्यू टू मोर इयन ऑफ ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो R- आपको दिख रहा है वो कहाँ पर ऐड होगा? कार्बन पर ऐड हो जाएगा। और जो Mg+ है वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो हमारा जो मिडिल प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है। फिर इसी का हाइड्रोलाइसिस जब आप करें तो यहाँ से H+ कहाँ पर चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोडक्ट Y यहाँ पर क्या है? दिस वन। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड से रिलेटेड है, और एल्डिहाइड कीटोन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों बताइए क्या स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है या रॉन्ग है? यस, स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। एल्डिहाइड एंड कीटोन में एक वीक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन में ऐसा कोई डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से मोर। स्टेटमेंट सेकेंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन एल्कोहल्स। बताइए बच्चों, स्टेटमेंट सेकेंड राइट है या रॉन्ग है? यस, स्टेटमेंट सेकेंड भी राइट है। एल्कोहल का जो OH है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से मोर। दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट है। तो आंसर विल बी फोर्थ। देखो बच्चों, यहां पर मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कहां पर? एल्कोहल, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन हाइड्रोकार्बन। वही एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, एल्डिहाइड एंड कीटोन में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो कि वीक होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये मैच द कॉलम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी एल्डिहाइड एंड कीटोन से ही रिलेटेड है। ये नाम सुना होगा आपने, साइनोहाइड्रिन, एसिटाइल, शीप बेस, ऑक्जाइम्स। तो इनको मैच करना है। कैसे मैच करना है देखिएगा। यस, व्हेन एल्डिहाइड कीटोन इज रिएक्टेड विद HCN, तो यहां पर हमें क्या मिलता है? साइनोहाइड्रिन। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन इज रिएक्टेड विद 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल। तो यहां पर हम क्या करते हैं? एल्कोहल से तो H को एलिमिनेट करते हैं और यहां से O को रिमूव करते हैं। यहां से 2H और यहां से O, तो H2 इज एलिमिनेटेड
एंड प्रोडक्ट विल बी एसिटल और कीटल। अगर ये एल्डिहाइड से बन रहा है तो इसको हम एसिटल बोल देंगे, और अगर ये कीटोन से बनता है तो इसको हम कीटल बोल देंगे। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन इज रिएक्टेड विद अमाइन, एल्डिहाइड कीटोन इज रिएक्टेड विद अमाइन, देन प्रोडक्ट विल बी शी बेस। कैसे करना है इसको? अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, H2 इज एलिमिनेटेड, प्रोडक्ट विल बी दिस वन। सिमिलरली एल्डिहाइड कीटोन इज रिएक्टेड विद NH2OH, तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2O को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2 इज एलिमिनेटेड एंड प्रोडक्ट विल बी ऑक्साइम। तो मैच क्या हो गया, साइनोहाइड्रिन किससे बन रहा है, HCN से, एसिटल किससे बन रहा है, एल्कोहल से, शी बेस किससे बन रहा है, RNH2 से, एंड ऑक्साइम किससे बन रहा है, NH2OH से। ठीक है बच्चों? हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेंजीन की ESR से रिलेटेड है, बेंजीन की ESR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। आपको यहाँ पर देखना है कि क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है। तो बेंजीन की एक रिएक्शन है क्लोरीनेशन, उसमें क्या होता है, बेंजीन का क्लोरीनेशन जब हम करते हैं तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं, क्लोरीन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यस, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2 गिव अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। स्टेटमेंट सेकेंड, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ध्यान से यहाँ पर एलिफेटिक अमाइन और यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। तो बताइए, जनरली हम बोलते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल। एरोमेटिक अमाइंस की अगर हम बात करें, एरोमेटिक अमाइंस, वहां पर जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है वो 0 to 5 पर तो स्टेबल होता है, बट एट रूम टेम्परेचर वो डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। देखिए, ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की बात हो रही है, रिएक्टेड विद HNO2, तो यहाँ जो डायजोनियम सॉल्ट बना वो अनस्टेबल, ऑलवेज 0 to 5 पर भी अनस्टेबल। बट एरोमेटिक के केस में क्या हो गया, यहाँ पाई एंड पाई के बिटवीन क्या है, रेजोनेंस है, पाई एंड पाई के बिटवीन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो ये 0 to 5 पर तो स्टेबल है, बट एट रूम टेम्परेचर इट इज अनस्टेबल। दैट मीन्स स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एक रिएक्शन सीक्वेंस से रिलेटेड है और हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, साइनाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर रहे हैं, फिर उसके बाद NaNO2 + HCl, देन उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस। तो फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, साइनाइड का रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बताइए बच्चों, साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, यस, साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अमाइन। देन दिस अमाइन इज रिएक्टेड विद NaNO2 + HCl, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, डायजोनियम सॉल्ट। ये डायजोनियम सॉल्ट हो गया। देन डायजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विद वाटर, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा एंड वाटर से क्या ऐड हो जाएगा, OH। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल। तो आंसर विल बी एल्कोहल, थर्ड। देखो बेटा,
ये क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये पी ब्लॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो कि स्टेटमेंट वाला है। ध्यान रखना बेटा, इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं एनटीए ने। तो देखो जरा, यहाँ स्टेटमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो है H2O, H2S, H2SC और H2T की बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर स्टेटमेंट 1 में। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है अभी देखते हैं। पहले तो आंसर की बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा क्यों इनकरेक्ट हुए हैं दोनों स्टेटमेंट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 16 के जो हाइड्रेट्स यहां पर हमको गिवन थे H2O, H2S, H2SE और H2T। वाटर जो है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और बाकी के जो मॉलिक्यूल है इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वैन डर वाल्स फोर्स से, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट कम दिया गया है, तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया वो क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, जबकि रीजन तो कुछ और है। यहां पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जबकि यहां पर वैन डर वाल्स फोर्स है। तो यानी कि वो स्टेटमेंट जो है यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। हाँ, इनमें एप्लीकेबल जरूर है कि इनमें वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। वो ये है, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है AgH2O2 AgCN होल ट्वाइस, इसका IUPAC नेम लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, IUPAC नेम लिखना। तो देखो कैसे IUPAC नेम लिखते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, कैटाइनिक पार्ट का नेम लिखते हैं। किसका लिखते हैं बेटा, कैटाइन का। और बाद में किसका नेम लिखा जाता है, एनाइन का नेम लिखा जाता है। अब ये कैटाइनिक पार्ट है, फर्स्ट इसका नेम देना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पार्ट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो पहले हमको सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जब सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यहां देखो जरा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, +1। यानी कि यहां दोनों ही पार्ट में सिल्वर +1 स्टेट में। तो पहले तो हमको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। अब हम नेम लिखना है तो वो सिंपल सा नेम है डाई एक्वा। क्या बोलेंगे, डाई एक्वा। 2 वाटर है तो डाई एक्वा, और इसको क्या लिखेंगे, सिल्वर। और हम जानते हैं एक रूल है कि जब सेकंड पार्ट यानी कि एनायनिक पार्ट भी अगर कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल के नेम के बाद में क्या लगा दिया जाता है, 8, तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटेड। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा आपका, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पी ब्लॉक चैप्टर से रिलेटेड है, इंटरलेजन कंपाउंड से रिलेटेड है, यानी कि बोल सकता हूं 12th की एनसीईआरटी 12th का जो पी ब्लॉक पार्ट है वहां से लिया गया है। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठाई गई है बेटा, जरा देखना। वही फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। ICl की रिएक्टिविटी ज्यादा है। और दूसरा जो रीजन में दिया गया है, ICl बॉन्ड इज वीकर देन II यानी कि I2 बॉन्ड। क्लियर है। तो यहां देखो जरा कि ये पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर ऐसा है तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 4th। अब ऐसा क्यों है, ये स्टेटमेंट सही कैसे हुए, जरा इसका सॉल्यूशन देखें। हम जानते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, यानी कि जो हैलोजन होते हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड। क्यों ऐसा, ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी। जैसे हमने यह बात की है ICl की, और एक बात करते हैं हम I2 की। तो यहां पर तो कोई EN का डिफरेंस नहीं है, यानी बोल दूं EN का डिफरेंस यहां पर 0 है, जबकि यहां तो कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि दोनों एटम डिफरेंट है। और अगर पोलैरिटी आ जाएगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और बड़ी सिंपल सी बात है, रिएक्टिव हो गया इसका मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और नए प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, जिसको आईपी के साथ पूछा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जीडी गैडोलिनियम। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें ना तो आपको पता चलेगा कि इस जीडी गैडोलिनियम के लिए कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लिया गया है। आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा एनहांस किया है, थोड़ा सा एडवांस बना दिया है क्वेश्चन को। जरा देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है। गैडोलिनियम हैज द लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, यानी कि जो थर्ड आईपी की बात की जा रही है गैडोलिनियम की, वो बोला कि थोड़ी कम आती, कंपैरेटिवली कम आ रही।
क्यों कम आ रही है उसका रीजन अभी देखते हैं। उसका आने का रीजन जो है वो हाई एक्सचेंज एनर्जी या हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। क्या रीजन बना, ये रीजन क्यों बना, जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखें। सबसे पहले तो मैं आता हूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज़ीनॉन 4f7 5d1 6s2, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड आईपी की बात की है, मतलब थर्ड आईपी को कंपेयर हम कर रहे हैं। अगर आईपी थर्ड पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो बेटा, तो जरा आप बताएं मुझे थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकला 6s आउटर मोस्ट शेल से, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 6s से निकला, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा 5d से। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने वाला है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 4f7 बचेगा। वेरी गुड, यानी कि सिर्फ ये बचता है हमारे पास 4f7। और अगर f में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब समझे, इस तरह से ये 7 ऑर्बिटल में बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से हमने 7 ऑर्बिटल बनाए। 4f सबशेल हमारे पास ये है, इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं f में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ, 6 एंड 7, यानी कि हम बोल सकते हैं 4f7 एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम जानते हैं कि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और एक्सचेंज जब होता है इलेक्ट्रॉन का तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है तो ये एक हाफ फील्ड में कन्वर्ट होगा, और एक्सचेंज एनर्जी से ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे, आईपी कम है। ये रीजन है हाई एक्सचेंज एंथैल्पी का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से, यानी कि शेप की बात करें, डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल हैं, डी सबशेल के जो ऑर्बिटल हैं, इनके शेप से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑल 5, फर्स्ट ऑप्शन देखना जरा, ऑल द 4d ऑर्बिटल हैव्स शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अब डी का और डी ऑर्बिटल हो, 3d वाला हो चाहे 4d वाला हो, ऑर्बिटल की तो शेप तो सेम ही रहेगी ना, यानी कि डी ऑर्बिटल तो सेम शेप के होते हैं। उसके बाद इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन द एनर्जी इन फ्री स्टेट, यानी कि वो ज़रा जब फ्री स्टेट में होते हैं तो उनकी इक्वल एनर्जी यानी कि डी जनरेट होते हैं। बात बिल्कुल सही है, डी जनरेट होते हैं। नेक्स्ट बात करें, द शेप ऑफ dxy dyz dxz ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, यही इसका आंसर है। क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, और यही क्या है, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट हो रहा है, सुनना, ये जो dxy dyz और dxz है, इनकी तो शेप सेम होती है, यहां तक स्टेटमेंट सही, लेकिन dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर इनकी शेप सेम नहीं होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो जरा इनकी शेप देखते हैं कि कैसी शेप होती है इनकी। पहले बात करूं dxy dyz dxz की, तो इन तीनों ऑर्बिटल, टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों की शेप कैसी, सेम है। सबके सब कैसे हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। एक्स वाई एक्सिस, वाई जेड एक्सिस या एक्स जेड एक्सिस के बीच में उनकी लॉब आ रही है। देख रहे होंगे कि सिमिलर की शेप है, लेकिन इनको देखो जरा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को, इनकी शेप सिमिलर नहीं है। डी जेड स्क्वायर में आप बीच में देख रहे हैं कैसे रिंग बन रही है, क्लियर है। तो इन दोनों की शेप सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो गया, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, ये मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया बेटा, और बहुत ही सिंपल सा मेमोरी बेस्ड जिसको क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। सीधा सीधा और के नेम पूछे गए हैं और आपको उसका फॉर्मूला बताना है। मेसो कॉलम है, मेसो कॉलम क्वेश्चन अगर देखा जाए थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, या हम देखें तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 1-2 मैच करें और उसके अकॉर्डिंग कई बार ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि इजीली मैच हो जाते हैं। देखो जरा इसमें कैलामाइन देखूं मैं जरा, कैलामाइन हम जानते हैं ZnCO3 बहुत कॉमन सा कंपाउंड है। तो ZnCO3, तो जो सी ऑप्शन इसका है वो किससे मैच कर रहा है, ये रहा आपका जो है सेकंड, यहां पर इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो एक तो ये देख लें, तो अब देखो जरा सी में क्या आना चाहिए, सेकंड, और अब देखें सी में सेकंड 2 जगह आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, हो गया। इसके बाद बाकी और मैच कर लेते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों आयरन के और हैं, और हेमेटाइट होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। इस तरह से अगर मैच करते हैं और फिर ऑप्शन देखते हैं तो बहुत आसानी से आपको इसके ऑप्शन नजर आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा और दिया हुआ है, फॉर्मूला गिवन है, याद रखने वाला है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन D&F
ब्लॉक चैप्टर से है। देखो जरा, द इन द न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इनटू आयोडेट। यानी कि क्वेश्चन को देखो जरा, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया है KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से। क्लियर? क्या बोला गया है इसके अंदर कि आयोडाइड आयन जो है वो आयोडेट में कन्वर्ट होता है KMnO4 की प्रेजेंस में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आगे देखना जरा। द चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस आए। इसका मतलब रिएक्शन याद होनी चाहिए पहले तो कि वो किस में कन्वर्ट होता है, या ये पता होना चाहिए कि वीक बेसिक मीडियम में KMnO4 किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। देखते हैं जरा इसके लिए। ये रिएक्शन बड़े सिंपल सी रिएक्शन, KMnO4 आयोडाइड आयन आयोडेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? KMnO4 यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्या हो जाएगा यहाँ पर +7 और MnO2 में कन्वर्ट होता है, और MnO2 में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, +4। तो यानी कि चेंजेस आपसे पूछा गया है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस आए। तो चेंजेस क्या है, +7 से +4। तो +7 से +4 कहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड की स्ट्रेंथ डेल ओ यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी उससे रिलेटेड है। देखो जरा, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए जो एनर्जी की बात की जा रही है, एब्जॉर्ब एनर्जी की बात की जा रही है, वो किस तरह से उसमें वेरिएशन आ रहे हैं। पहले तो जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, जरा इन तीनों कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखें। इन तीनों में आप देख रहे होंगे कि जो लास्ट वाला सी जो है उसमें EN इथाइलिन डाइमीन कितने 3। इसका जो बी ऑप्शन है या जो बी कॉम्प्लेक्स दिया गया है, यहाँ पर EN के नंबर देखना जा रहा कितने हैं 1, और इसका जो ए कॉम्प्लेक्स है उसमें EN के नंबर देखें 2। तो अब आप इन तीनों को देख करके इतना तो पता लगा सकते हैं ना कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के नंबर्स ज्यादा हैं। यहाँ पर मैक्सिमम सी में मैक्सिमम लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो ज्यादा है। सबसे कम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहां पर है, बी ऑप्शन में, जहां की EN 1 है, और ए में जो है वो उसके अकॉर्डिंग यानी कि 2 आ रहे हैं। तो पहले तो हमने देखा कि कहां लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड की स्ट्रेंथ अगर बढ़ती जाती है तो हम जानते हैं कि डेल ओ की वैल्यू बढ़ती जाती है, T2G EG के बीच में गैप बढ़ता जाता है, स्प्लिटिंग इंक्रीज होती जाती है। और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, T2G और EG में गैप ज्यादा होगा, तो एब्जॉर्ब एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग मैक्सिमम कहां पर है, आपको आसानी से देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में है, और उसके बाद क्या आ जाएगा ए, और उसके बाद क्या आ जाएगा बी। तो इस तरह से हम इसको इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। किस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड SFL, नंबर ऑफ SFL से कर सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है उसमें SFL मैक्सिमम है, स्प्लिटिंग मैक्सिमम है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं किसमें, ए में, ए ऑप्शन, और ए के बाद बात कर सकते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिनिमम है यानी कि बी। तो इस तरह से इसका आंसर जरा मैच करें, क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है। आइए देखते हैं। अगर हम B2H6 की बात करें, B2H6 हम जानते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, बिकॉज BS3 में जो साइड एटम होता है हाइड्रोजन, उसके पास लोन पेयर नहीं होता। इस वजह से यहां पर बनता है बनाना बॉन्ड, और बनाना बॉन्ड वाली बनाने वाली स्पीसीज जो है B2H6, वो B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहता है, चाहे उसमें डाइमर का फॉर्मेशन भी हो जाए। सो B2H6 की बात करें, सो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होगा। इसीलिए हम B2H6 को कहते हैं B2H6 बिहेव्स एज लुईस एसिड एंड रिएक्ट्स विद लुईस बेस। ठीक है, एक और ऑप्शन की बात करते हैं, GH4 की बात करते हैं। जर्मेनियम की अगर मैं बात करूं, जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 का होता है, कार्बन फैमिली का होता है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और GH4 जैसे ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। GH4 का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं हम, क्लास 11 का टॉपिक होता है हाइड्रोजन। तो GH4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स की कैटेगरी में आता है। HF की बात करते हैं, HF की बात करें, सो HF जो है, अगर मैं HF की बात कर रहा हूं, ये भी हाइड्राइड है, ग्रुप नंबर 17 का हाइड्राइड है। फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन ने, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, और इसके पास
लोन पेयर भी है, 3 लोन पेयर है। सो ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर हो तो इस तरह के हाइड्राइड्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह के हाइड्राइड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की कैटेगरी के अंदर आता है। सो अब MgH2 की बात करें तो MgH2 इज आयनिक, ठीक है, आयनिक कंपाउंड होगा। आइए इसके ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं और मैच कर लेते हैं कौन सा आंसर सही होना चाहिए। सो सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा, अब हम ये ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। जो ऑप्शंस हम लोगों ने मैच किए उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो HF को हमने क्या कहा था? HF को हमने कहा था इलेक्ट्रॉन रिच, B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, MgH2 आयनिक एंड GeH4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। सो A के लिए होना चाहिए 4 और A के लिए 4, A के लिए 4, B के लिए 1, ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है और ऐसा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जाना चाहिए वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। ओके, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। सो 119 तो 1 के लिए हो जाएगा अन और 9 के लिए ENN। नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा अन ENN एंड सफिक्स लगता है IUM। सो नाम हो गया एनियम। और ऐसा ऑप्शन हमें जो सही दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ओके, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन ने कहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट ध्यान रखना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ऑप्शन नंबर 1 पे देखते हैं, डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज डायमंड के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहे हैं और ग्रेफाइट के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज एक कार्बन डायमंड में 4 बॉन्ड बनाता है, और ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाता है, एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है। सो ग्रेफाइट की बात करूं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और डायमंड की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि ग्रेफाइट यूज होता है ड्राई लुब्रिकेंट की तरह क्योंकि वहां पर होता है लेयर स्ट्रक्चर, जबकि डायमंड में ऐसा नहीं होता, तो ग्रेफाइट ही ड्राई लुब्रिकेंट है। सो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क। ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट में 2D नेटवर्क होता है, 2D लेयर होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, बट डायमंड में ऐसा नहीं होता। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पर हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट करेक्ट को अंडरलाइन हमने किया और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट डाइबोरेन के लिए, B2H6 के लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। मतलब जो 4 बॉन्ड हैं उसके टर्मिनल वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं। सो ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। आइए ऑप्शन नंबर 2 की बात, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स लाई इन सेम प्लेन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक प्लेन के अंदर 6 एटम्स होते हैं B2H6 के। आइए स्टेटमेंट नंबर 3 पे चलते हैं, बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज B2H6 में डाइबोरेन के अंदर दोनों जो बोरोन एटम्स होते हैं वो डाइमर बनने के बाद दोनों कैसे हो जाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पे जो नॉट करेक्ट पूछा है वो होना चाहिए थर्ड, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए थर्ड। आइए फोर्थ ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। यस, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही हम नाम देते हैं क्या, बनाना बॉन्ड हम इसे नाम देते हैं, और ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं B2H6 का स्ट्रक्चर एक बार कैसा होता है। आइए इस वीडियो की हेल्प से आपको ये समझ में आएगा कि B2H6 का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता कैसा है। BH3 शुरुआत में sp2 था, वैकेंट ऑर्बिटल की हेल्प से 2 BH3 ने B2H6 बनाया, डाइबोरेन बनाया। आप देखेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली वैकेंट ऑर्बिटल की हेल्प से कंटिन्यूअसली
इस ओर से उस ओर जाते रहते हैं और इसी बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। अब बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और गिवन ऑप्शंस के अंदर sp2 था जो कि इनकरेक्ट था, सो वही हमारा ऑप्शन गया और ये बनाना बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है। और यहां पर 2 बोरोन के एटम्स और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स सेम प्लेन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हमें इसकी हेल्प से भी हम समझ सकते हैं, यहां पर 2 बोरोन के एटम्स और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेम प्लेन। ठीक है, बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर वो होता है sp3, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होता है यहां पर sp3। एक सिंपल 2D स्ट्रक्चर से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। यहां पर भी बोरोन sp3 है और यहां पर भी बोरोन sp3 है। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन की हमने बात करी और यहां पर हमने इनकरेक्ट ऑप्शन टिक किया। ओके, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच अमंगेस्ट फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा है इस क्वेश्चन ने। ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजनरेट पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से। H2+ आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं एक बार, थर्ड की भी बात कर लेंगे। O2+ आयन इज डायमैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसको चेक करेंगे, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसे है, हम MOT डायग्राम जो देखेंगे उसकी हेल्प से हम चेक करेंगे। द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2+, O2, O2-, O2-2 आर 2.5, 2, 1.5 and 1 रिस्पेक्टिवली। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 15 जो होता है, 15 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, सो 15 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, 16 का होता है 2, 17 का होता है 1.5 एंड 18 का होता है 1। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहां पर ऑप्शन जाना चाहिए थर्ड ऑप्शन जाना चाहिए। इसको एक बार हम चेक भी कर लेंगे, C2 को भी और O2+ को भी। सबसे पहले C2 को एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये लेस देन 14 के लिए है, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो C2 को एक बार चेक कर लेते हैं कि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहां जाते हैं, पाई के अंदर जाते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। किसके अंदर जा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर, हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पाई 2px और पाई 2py है वहां पर जा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। O2+ का भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये ऑर्बिटल डायग्राम मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। O2+ 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। सो O2+ कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। पर दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है, डायामैग्नेटिक दिया हुआ है। सो यहां पर थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। अमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। किसके अंदर मैक्सिमम LP रिपल्शन है, तो जहां पर LP मैक्सिमम होंगे वहां पर LP रिपल्शन मैक्सिमम लगेगा। आइए चेक कर लेते हैं। IF5 में आयोडीन के पास 1 लोन पेयर, SF4 के अंदर सल्फर के पास 1 लोन पेयर होगा। XeF2 के अंदर जिनॉन के पास 3 लोन पेयर होंगे। हमारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया और कौन सा आंसर जाना चाहिए। ClF3 में क्लोरीन के पास यहां पर 2 लोन पेयर होंगे। सो ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार XeF2 का हम यहां पर देख लेते हैं किस तरह से होता है स्ट्रक्चर या फिर शेप। XeF2 के अंदर 3 लोन पेयर हैं, सो मैक्सिमम LP रिपल्शन XeF2 में लगना चाहिए। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ओके, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वापस ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन 4 ऑप्शंस में से। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज इन KO2 इज +4। पहला स्टेटमेंट हमको इनकरेक्ट मिल गया है। ठीक है, बिकॉज KO2 की अगर मैं बात करूं, यहां पर सॉल्यूशन हम देखें,
पोटेशियम की अगर हम बात करें CO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑलवेज +1, ठीक है। सो पोटेशियम के लिए यहां +4 दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो हमारा ऑप्शन जाना चाहिए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज जो है बढ़ता है, सो आईपी कम होता है, सही स्टेटमेंट है। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग एल्कली मेटल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है कौन? लिथियम, सही स्टेटमेंट है। Alkali metals reacts with water to form their hydroxide, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सोडियम reacts with water and form sodium hydroxide NaOH। सो यहां पर हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। सीजियम दिख रहा है और सीजियम का एस ब्लॉक में हमने बहुत इंपॉर्टेंट यूज पढ़ा है। सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में काम आता है। सो सीजियम तो मैच हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल से। और आप अगर उसके ऑप्शन से एक बार अच्छे से चेक करेंगे तो डी को मैच होना चाहिए 4 के साथ, और डी में 4 केवल एक जगह मैच हो रहा है, तो टाइम सेव करने वाला ऑप्शंस दिए गए थे यहां पर। सो आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बाकी एक बार मैच कर लेते हैं। आइए बात करते हैं KOH की। एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस KOH CO2 एब्जॉर्ब करके पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम इज यूज्ड एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ये यहां मैच हो जाता है। लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में काम आता है, यस लिथियम बैटरीज में काम आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में काम आता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर सही होना चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके